Hello everyone, welcome to Abhigyan classes. Myself Dr. Vandana Shukla. In this session of law today I will discuss the topic charge, which I was already discussing in my last videos. The charge is in chapter 17 of Code of Criminal Procedure 1973. In this session of video lecture, I will discuss section 223 and 224 of the topic charge. Okay, because in my last video lectures I have already explained section 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221 and 222. So all these sections I have already explained to all of you. So whoever want to see or want to understand this section, they will have to see my last video lectures related to the topic. Now in today's session I am starting from section 223. 223 क्या कहता है, चार्ज से रिलेटेड सेक्शन है. तो ये क्या कहता है, हम ये आज इस पर चर्चा करेंगे कि व्हाट पर्सन्स में बी चार्ज ज्वाइंटली, कि कौन कौन से व्यक्ति जो होते हैं उनके अगेंस्ट चार्ज जो है वो ज्वाइंटली बन सकता है. जो भी चार्ज, जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं या बनाए जा रहे हैं वो ज्वाइंटली किन किन लोगों के अगेंस्ट बन सकते हैं. ठीक है, मतलब एक साथ बनाए जा सकते हैं. ये 223 का आपका जो है हेडिंग है कि व्हाट पर्सन्स में बी चार्ज ज्वाइंटली. तो देख लेते हैं. वेयर प्रोविजंस में क्या कहा है कि द फॉलोइंग पर्सन्स में बी चार्ज एंड ट्राइड टुगेदर, नेमली, कि कौन कौन से लोगों के अगेंस्ट जो चार्ज है वो एक साथ बन सकते हैं और उनका ट्रायल एक साथ चल सकता है. ठीक है, तो पहला क्या है उसमें, ए पॉइंट कहता है कि पर्सन्स अक्यूज्ड ऑफ द सेम ऑफेंस, कि जो लोग, जिन लोगों ने एक ही, मतलब कई लोगों ने मिलकर एक अपराध किया है, अगर सेम ऑफेंस के अक्यूज्ड हैं वो सारे लोग, कमिटेड इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, और उन्होंने सेम ट्रांजैक्शन में, मतलब सेम समव्यवहार में वो अपराध, वही अपराध किया है, एक ही अपराध किया है मिलकर, तो उन सब के खिलाफ जो है एक ही साथ चार्ज बन सकता है और एक साथ उनका ट्रायल चल सकता है. अब हम आते हैं बी पे. तो बी पॉइंट क्या कहता है कि पर्सन्स अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, कि वो लोग जो कि एक ऑफेंस के अक्यूज्ड हैं, एंड पर्सन्स अक्यूज्ड ऑफ अबेटमेंट ऑफ और अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस, कि मतलब मान लीजिए कोई ऑफेंस हुआ. कभी कभी क्या होता है कि एक ही ऑफेंस को करने में कई सारे लोग शामिल होते हैं. जैसे किसी ने उस ऑफेंस के लिए अबेट किया, ठीक है, उत्प्रेरण किया, ठीक है, अबेटमेंट किया. किसी ने उस ऑफेंस के लिए अटेम्प्ट किया. अटेम्प्ट में मतलब उसने, मान लीजिए किसी हथियार की ज़रूरत है तो हथियार ला के दिया, मतलब कोई भी हेल्प की, ये भी कह सकते हो. और अटेम्प्ट मीन्स खुद भी प्रयास किया उसको करने का, और किसी ने उस ऑफेंस को कर दिया, कारित किया. तो द पर्सन्स अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, मतलब ऐसे ऑफेंस के अभियुक्त, ऐसे अपराध के अभियुक्त व्यक्ति, वो सारे व्यक्ति, और साथ साथ वो व्यक्ति जिन्होंने अवेटमेंट किया हो या अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस किया हो, उन सब के अगेंस्ट भी चार्ज एक साथ बन सकते हैं और उनका ट्रायल, मतलब ज्वाइंटली बनेंगे और उनका ट्रायल भी एक साथ चल सकता है. अब इसका सी पार्ट क्या कहता है सेक्शन 223 का, कि पर्सन्स अक्यूज्ड ऑफ मोर देन वन ऑफेंस ऑफ द सेम काइंड, कि जो लोग जो हैं अक्यूज्ड हैं मोर देन वन ऑफेंस, मतलब एक से ज़्यादा अपराधों में अक्यूज्ड हैं, ऑफ सेम काइंड,
और वो सब सेम काइंड के ऑफेंस है, ठीक है। सेम काइंड ऑफ ऑफेंसेस में वो एक से ज़्यादा अपराधों के लिए अक्यूज्ड हैं वो लोग विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 219। आपने 219 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि सेम काइंड ऑफ ऑफेंसेस कैसे होते हैं, ठीक है। उनको हम कैसे जानेंगे कि 219 में मतलब सेम काइंड ऑफ ऑफेंस का क्या मतलब है। तो जो भी लोग अक्यूज्ड हैं सेम काइंड के ऑफेंस के लिए, जो कि 219 से आपको देखना है, ठीक है। 219 में आप देखिएगा, मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 219 में सेम काइंड ऑफ ऑफेंस हम कैसे समझ पाएंगे कि ये ऑफेंस सेम काइंड का ऑफेंस है या किस तरीके के ऑफेंसेस को एक तरीके के ऑफेंसेस की कैटेगरी में रखा जाता है। तो विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 219 कमिटेड बाय देम ज्वाइंटली, मतलब उन्होंने सेम काइंड ऑफ ऑफेंस सेक्शन 219 के अर्थों में, ठीक है, क्या किया, ज्वाइंटली किया विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। और वो सेम काइंड ऑफ ऑफेंस कितने समय में होने चाहिए, 1 साल के भीतर, मतलब 12 महीने के भीतर। मीन्स सेम काइंड ऑफ ऑफेंस के वो अक्यूज्ड हैं, जो कि सेम काइंड ऑफ ऑफेंस किसमें बताया गया है, सेक्शन 219 ऑफ चार्ज में बताया गया है। और वो सारे के सारे सेम काइंड ऑफ ऑफेंस जो हैं विद इन 12 मंथ हुए हों, ठीक है। तो ऐसे अभियुक्तों के खिलाफ भी चार्ज जो है वो एक साथ ज्वाइंटली बन सकता है और उनका ट्रायल साथ साथ चल सकता है। अब हम आते हैं इसके डी पार्ट पर। 223 का डी पार्ट क्या कहता है, कहता है कि पर्सन्स अक्यूज्ड ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, कि जो पर्सन्स हैं, जो लोग हैं, जो अभियुक्त लोग हैं, वो क्या है, ऑफ एन ऑफेंस पर्सन्स अक्यूज्ड ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस, की जो अभियुक्त है वो अलग अलग ऑफेंसेस के अभियुक्त हैं, डिफरेंट ऑफेंसेस के अभियुक्त हैं, कमिटेड इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, ठीक है। मतलब उन्होंने ऑफेंस अलग अलग किया लेकिन एक ही ट्रांजैक्शन में किया, सेम ट्रांजैक्शन में किया है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी, ऐसे लोगों के अगेंस्ट भी ज्वाइंटली चार्ज बनाया जा सकता है और इनका ट्रायल ज्वाइंटली चल सकता है, साथ साथ चल सकता है। अब इसी का ई पार्ट देख लेते हैं। 223 का ई पार्ट क्या कहता है कि पर्सन्स अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस विच इंक्लूड्स थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, चीटिंग or criminal misappropriation, and persons accused of receiving or retaining or assisting in the disposal or concealment of property possession of which is alleged to have been transferred by any such offense committed by the first named person, or of abatement or of attempting to commit any such last named offense। मीन्स कि जो लोग अभियुक्त हैं किसके, कि पर्सन्स अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस विच इंक्लूड्स, मतलब वो अभियुक्त लोग जो ऐसे ऑफेंस के अभियुक्त हैं जिसमें क्या क्या शामिल है, थेफ्ट या फिर एक्सटॉर्शन या फिर चीटिंग या फिर क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन, मीन्स इस तरह के ऑफेंसेस हैं। और एंड पर्सन्स अक्यूज्ड ऑफ, और कौन से लोग हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे अक्यूज्ड हैं जिन्होंने थेफ्ट किया है, एक्सटॉर्शन किया है, चीटिंग किया है, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन किया है, इस तरीके के कोई अपराध किए हैं। और जो दूसरे अक्यूज्ड हैं उन्होंने क्या किया है, ऑफ रिसीविंग और रिटेनिंग, मतलब उन्होंने या तो रिसीव की है, प्राप्त की है, या तो रिटेन की है, मतलब उसको रखा है, ठीक है, उसके अपने पोजीशन में रिटेन किया है। और असिस्टिंग या फिर असिस्ट किया है, हेल्प किया है इन डिस्पोजल ऑफ, मतलब इन डिस्पोजल, उस चीज़ को डिस्पोज ऑफ करने में, और कंसीलमेंट ऑफ, या फिर उसको छुपाने में। किस चीज़ को, प्रॉपर्टी पोजेशन ऑफ विच, वो प्रॉपर्टी जिसका पोजेशन क्या समझा जाता है, इज एलेज्ड टू हैव बीन ट्रांसफर्ड, मतलब कि वो प्रॉपर्टी जिसका पोजेशन माना जाता है ट्रांसफ़र किया गया है बाय एनी सच ऑफेंस, इस प्रकार के किसी अपराध के द्वारा। किस प्रकार के अपराध के द्वारा,
थेफ्ट का अपराध है, या एक्सटॉर्शन का है, या चीटिंग का है, या क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन का है। मीन्स इस तरीके के अपराध में क्या हुआ, कोई ना कोई प्रॉपर्टी मिली, ठीक है, पैसा है, कुछ है, तो उसको वो लोग तो अक्यूज्ड है ही, उसके साथ साथ जिन लोगों ने उस प्रॉपर्टी को क्या किया, रिसीव किया, मतलब चोरी की, एक्सटॉर्शन की, चीटिंग की, या क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन किया, इस तरह के अपराधों की प्रॉपर्टी को या तो रिसीव किया, या तो उसको रिटेन करके रखा अपने पास, या तो उस प्रॉपर्टी को या तो उस चीज़ को डिस्पोज ऑफ करने में असिस्ट किया ऐसे लोगों को, या फिर उस प्रॉपर्टी को कंसील किया, छुपाया, ठीक है। तो क्या होगा कि by any such offense committed by the first named person, मतलब any such offense कि इस तरीके का कोई भी ऑफेंस जो फर्स्ट नेम्ड पर्सन्स के द्वारा किया गया, मतलब पहले जिस व्यक्ति का नाम है, जो भी फर्स्ट नेम्ड पर्सन्स है, उसने चोरी एक्सटॉर्शन या चीटिंग या इस तरह से अपराध किया है कोई, वो व्यक्ति, ठीक है, उसका नाम है, और ऑफ अबेटमेंट और ऑफ अटेम्प्टिंग टू कमिट, या फिर उसने क्या किया, अबेटमेंट किया, उस चीज का अबेटमेंट किया उस काम के लिए, या फिर अटेम्प्ट टू कमिट किया, मतलब उस काम को करने की कोशिश की। एनी सच लास्ट नेम्ड ऑफेंस, मतलब पहले ऑफेंस से लेकर आखिरी ऑफेंस के बीच में कि जो जितने भी, मतलब चाहे सीधे सीधे ये अपराध हुए हों, थेफ्ट हुआ हो, एक्सटॉर्शन हुआ हो, चीटिंग हुआ हो, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन हुआ हो, और कोई भी ऑफेंस हो सकता है, ठीक है, रॉबरी हो सकती है, कोई भी ऑफेंस हो सकता है। तो इस तरीके का कोई ऑफेंस हुआ, उसके थ्रू उस ऑफेंस में जिन्होंने भी हेल्प किया, किसी ने उस ऑफेंस के थ्रू मिली हुई प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखा, ये रिसीव किया, या उसको डिस्पोज ऑफ करने में असिस्ट किया, या उस प्रॉपर्टी को छुपाया, तो वो सारे के सारे लोगों के खिलाफ एक साथ चार्ज बन सकते हैं और उनका ट्रायल जॉइंटली किया जा सकता है। दिस सेज ई पार्ट ऑफ सेक्शन 223 ऑफ चैप्टर 17 दैट इज रिलेटेड टू चार्ज। नाउ वी कम टू एफ जो पॉइंट है वो क्या कहता है कि पर्सन्स अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 440 the persons accused of offences under section 411 and 414 of the Indian Penal Code or either of those sections in respect of a stolen property, the possession of which has been transferred by one offense। अब और कौन कौन से लोग हो सकते हैं जिनके अगेंस्ट ज्वाइंटली चार्ज बन सकते हैं और ट्रायल एक साथ चल सकते हैं? तो एफ वाले पॉइंट में कहा गया है कि पर्सन्स अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंसेस, कि वो अभियुक्त, ऐसे ऑफेंसेस के अभियुक्त जिन्होंने क्या किया है अंडर सेक्शन 411, ठीक है, 411 क्या कहता है, चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना, ठीक है, चोरी की संपत्ति है उसे आपने डिसऑनेस्टली रिसीव किया, प्राप्त किया। और 414 क्या कहता है कि असिस्टिंग करना, असिस्ट कर रहे हैं आप इन कंसीलमेंट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, कि चोरी की संपत्ति को छुपाने में आप मदद कर रहे हैं। तो जो लोग इस तरीके के ऑफेंसेस में अभियुक्त हैं 411 में या 414 में इंडियन पेनल कोड के, और आइदर ऑफ दो सेक्शंस, ठीक है, या और किसी सेक्शन में, द सेक्शंस विच आर रिलेटेड टू स्टोलन प्रॉपर्टी, जो चोरी की संपत्ति से रिलेटेड सेक्शंस हैं, या फिर द पोजेशन ऑफ विच हैज़ बीन ट्रांसफर्ड बाय एन ऑफेंस, और ऐसी प्रॉपर्टी, ठीक है, चोरी की संपत्ति का जो पोजेशन है उसको ट्रांसफ़र करना, उसको किसी को देना, उसको छुपा के रखना, डिस्पोज ऑफ करना, ये भी एक ऑफेंस है। अगर इस तरीके के ऑफेंस मतलब 411 में या 414 में इंडियन पेनल कोड के या और किसी भी स्टोलन प्रॉपर्टी से रिलेटेड सेक्शन से जुड़े हुए ऐसे ही ऑफेंस हैं, तो उनमें क्या होगा कि ज्वाइंटली चार्ज बन सकता है और ट्रायल भी एक साथ हो सकता है। दिस इज एफ पार्ट ऑफ सेक्शन 223। नाउ वी कम टू जी। जी पॉइंट क्या कहता है कि
दिस पार्ट ऑफ द सेक्शन 223 सेज कि पर्सन्स अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, कि किसी भी प्रकार के ऑफेंस के अक्यूज्ड अंडर चैप्टर 12 ऑफ इंडियन पेनल कोड, चैप्टर 12 जो है, चैप्टर 12 जो है इंडियन पेनल कोड का, उससे रिलेटेड, ठीक है, उस चैप्टर में हुए किसी अपराध से रिलेटेड जो भी अभियुक्त हैं, और वो चैप्टर किस चीज़ से रिलेटेड है, रिलेटिंग टू काउंटरफिट कॉइन, ठीक है, वो चैप्टर जो है आपका रिलेटेड है ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स, ठीक है, कि कॉइन और गवर्नमेंट स्टैम्प्स मतलब जो कॉइन से रिलेटेड ऑफेंसेस होते हैं, मतलब आपने कोटकरण किया किसी मुद्रा का, जो सरकारी मुद्रा है, सरकारी पैसा है, उसको आप जो नकली नोट का बिजनेस होता है, या बहुत सारी चीज़ें जो इस तरह की होती हैं इलीगल, वो, या गवर्नमेंट स्टैम्प, इनसे रिलेटेड जो ऑफेंस हैं वो चैप्टर 12 ऑफ इंडियन पेनल कोड में हैं। तो जो व्यक्ति, जो लोग अभियुक्त हैं चैप्टर 12 में, ठीक है, 12 जो आईपीसी का चैप्टर 12 है उससे रिलेटेड ऑफेंस से, और वो चैप्टर किससे रिलेटेड है, काउंटरफिट क्वाइन से, काउंटरफिटेड क्वाइन कूटकरण हुआ है जिन सिक्कों का, उनसे रिलेटेड, एंड पर्सन्स अक्यूज्ड ऑफ एनी अदर ऑफेंस, और वो लोग किसी और ऑफेंस के भी अभियुक्त हो सकते हैं अंडर द सैट चैप्टर, मतलब सेम चैप्टर में, चैप्टर 12 में ही, मतलब केवल काउंटरफिट क्वाइन ही नहीं, इससे जुड़े हुए किसी भी ऑफेंस से रिलेटेड अभियुक्त जो है रिलेटिंग टू द सेम क्वाइन, मतलब क्योंकि क्वाइन से रिलेटेड चैप्टर है तो क्वाइन तो कूटकृत चलता रहेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी में कुछ होगा, किसी ने मतलब मान लो उस काउंटरफिट क्वाइन को बनाया होगा, किसी ने बनाने में मदद किया होगा, तो इस तरीके के बहुत सारे ऑफेंस हो सकते हैं। तो उस तरीके के सेम क्वाइन से रिलेटेड ऑफेंसेस उसी चैप्टर में उसके जो भी अभियुक्त हैं, जो भी अक्यूज्ड हैं, और ऑफ अबेटमेंट, या फिर इसी मतलब काम को करने के लिए, इसी चैप्टर में जो भी ऑफेंस हुए हैं उन ऑफेंसेस को करने के लिए किसी ने क्या किया है, अभियुक्त किस लिए है, वो अबेटमेंट के लिए है, ठीक है, या फिर और अटेम्प्टिंग टू कमिट एनी सच ऑफेंस, या फिर इस तरीके का कोई ऑफेंस करने की कोशिश की गई है, प्रयास करने के लिए है, एंड द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द फॉर्मर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, और जो भी प्रोविजंस इस चैप्टर के फॉर्मर पार्ट में दिए गए हैं वो सभी के सभी क्या है, शेल सो फार एज मे बी अप्लाई टू ऑल सच चार्जेस, मतलब जो भी प्रोविजंस इसमें दिए गए हैं फॉर्मर पार्ट ऑफ द चैप्टर में, इसी चैप्टर में, तो वो जो है वो ऐसे सभी चार्जेस को अप्लाई होंगे। दिस सेज जी पार्ट ऑफ सेक्शन 223 of the topic charge, that is in chapter 17 of Code of Criminal Procedure. Now we come to the proviso, ठीक है, हमने A से लेके G तक पढ़ लिया, जो भी पॉइंटिंग की गई थी कि कौन कौन से लोगों के अगेंस्ट ज्वाइंटली चार्ज बन सकते हैं और ट्रायल साथ में चल सकता है। अब इसमें एक आपका प्रोविजो दिया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, क्योंकि प्रोविजो कुछ डिफरेंट बताएगा, ठीक है। तो प्रोविजो क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ नंबर ऑफ पर्सन्स आर चार्ज विद सेपरेट ऑफेंसेस, जहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन्स मीन्स कई सारे लोग हैं और वो कैसे चार्ज है उनके आगे, सेपरेट ऑफेंसेस के लिए चार्ज है, and such persons do not fall within any of the categories specified in this section। और क्या है, ऐसे लोग जो हैं वो जो भी ऊपर कैटेगरीज स्पेसिफाई की गई हैं ए से लेकर जी तक, उस किसी भी कैटेगरी में वो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। सेपरेट ऑफेंसेस के चार्ज हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स हैं उनके अगेंस्ट सेपरेट ऑफेंसेस के चार्ज हैं, और वो किसी भी इस सेक्शन में बताए हुए कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं। तब क्या होगा, क्योंकि अगर जो बता दिया गया ए से जी तक पॉइंट्स जो दे दिए गए उस कैटेगरी में आ गए, तब तो आप सेक्शन 223 के अकॉर्डिंगली कोर्ट चार्जेस फ्रेम कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स है, सेपरेट ऑफेंसेस है, तब क्या होगा, तब क्या है, उस स्थिति में द मजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशन, मतलब
केस चाहे मजिस्ट्रेट की कोर्ट में है या कोर्ट ऑफ सेशन में है, वो क्या कर सकते हैं, इफ सच पर्सन्स वाई एन एप्लीकेशन इन राइटिंग, अगर ये सभी नंबर ऑफ पर्सन्स या उनमें से कुछ लोग जो भी चाहते हैं वो क्या करते हैं, एप्लीकेशन दे देते हैं राइटिंग में मैजिस्ट्रेट को या कोर्ट ऑफ सेशन को जहाँ भी उनका केस है, और वो क्या करते हैं, सो डिज़ायर, उनकी ऐसी इच्छा है, एंड इफ़ ही और इट इज़ सेटिस्फाइड, जो ये ब्रैकेट में इफ़ और इफ़ ही और इट इज़ सेटिस्फाइड लिखा है, ये किस लिए, मैजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशन के लिए, कि मैजिस्ट्रेट है या कोर्ट ऑफ सेशन है, जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट है, वो सेटिस्फाई हैं उस एप्लीकेशन से, तो क्या होगा, दैट सच पर्सन्स वुड नॉट बी प्रेजुडिशियसली अफेक्टेड देयर बाय, किस चीज़ से सेटिस्फाई है कोर्ट, कि ये लोग जो है प्रीजुडिशियली कुछ नहीं कर रहे हैं, मीन्स दे डोंट हैव मैलिफाइड इंटेंशन, दे डोंट हैव अ थिंकिंग, अ बैड थिंकिंग टू वेस्ट द टाइम ऑफ द कोर्ट, ठीक है, उनका उद्देश्य कोर्ट का टाइम वेस्ट करना, पेंडेंसी ऑफ सूट को बढ़ाना या कोर्ट को परेशान करना नहीं है। अगर इस तरीके की कोई भी फीलिंग नहीं है और कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई है, मजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन जहाँ भी चार्ज बन रहा है वो इस बात से सेटिस्फाई हैं कि इनकी एप्लीकेशन जेन्युइन है और ये क्या चाहते हैं कि इनका जो है एक साथ ट्रायल चल जाए, तो क्या होगा, एंड इट इज़ एक्सपीडियंट सो टू डू, और ये करना अच्छा रहेगा, मतलब इससे क्या होगा, दिस इज़ एक्सपीडियंट, कि इस तरीके से अगर एक साथ मिला के एक साथ चार्ज बन जाएंगे और एक साथ ट्रायल चल जाएगा, ऑल सच पर्सन्स टुगेदर, कि इन सब व्यक्तियों के खिलाफ, तब वो जो कोर्ट है वो एक साथ ट्रायल चला सकती है, चार्ज बनाकर ज्वाइंटली चार्ज बन सकते हैं और ट्रायल भी साथ साथ चल सकता है। मतलब कि ऊपर 223 की अगर किसी कैटेगरी में कोई मामला नहीं फिट हो रहा है, तब इस प्रोविज़ो के अकॉर्डिंगली काम करेगी कोर्ट, ओके, अगर अभियुक्त चाहेंगे तो दिस इज सेक्शन 223 ऑफ सेक्शन of chapter 17 of Code of Criminal Procedure 1973, that is related to charge. Now we come to the last section of the chapter, that is 224, ठीक है, वो क्या कहता है कि withdrawal of remaining charges on conviction on one of several चार्जेस। देखिए सेक्शन का हेडिंग सीधे सीधे बोल रहा है, 224 का जो हेडिंग है वो सीधे सीधे क्या कह रहा है, विथड्रॉल ऑफ रिमेनिंग चार्जेस, कि जो रिमेनिंग बचे हुए चार्जेस है उनको विथड्रॉ कर लिया जा सकता है, जबकि क्या है कि ऑन कन्विक्शन ऑन वन ऑफ सेवरल चार्जेस, कि बहुत सारे चार्ज लगे थे और किसी एक में कन्विक्शन हो गया, ठीक है, तो बाकी चार्जेस को विड्रॉ किया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है, ये 224 कहता है। चलिए इसका अवेयर लैंग्वेज देख लेते हैं, सो दैट इट मे बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि व्हाट द सेक्शन वांट्स टू एक्सप्लेन, ठीक है, सेक्शन से क्या एक्सप्लेन, सेक्शन का क्या पर्पस है, ठीक है, क्लियर हो जाए। देखिए, when a charge containing more heads than one, ठीक है, जब जो चार्ज है उसमें एक से ज़्यादा हेड है, देखिए एक से ज़्यादा हेड है, ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, कहाँ पे पढ़े हैं, इन सेक्शन 2 क्लॉज बी डेफिनेशन क्लॉज में, जहाँ पर हमने चार्ज की डेफिनेशन पढ़ी थी, वहाँ पर पढ़ा था कि चार्ज में क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा हेड भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, व्हेन ए चार्ज कंटेनिंग मोर हेड्स, मतलब चार्ज में कई सारे हेड्स हैं, देन वन, एक की अपेक्षा, मतलब एक के बजाय कई हेड है, इज फ्रेम्ड अगेंस्ट द सेम पर्सन, और वो एक ही व्यक्ति के खिलाफ है, मतलब सेम व्यक्ति के अगेंस्ट वो चार्ज बने हैं, कई सारे चार्जेस हैं, तब क्या होगा, एंड व्हेन अ कन्विक्शन हैज़ बीन हैड ऑन वन, और क्या हो जाता है ऐसे में, जो कन्विक्शन है वो एक में हो गया, ठीक है, किसी एक चार्ज के अगेंस्ट कन्विक्शन हो गया, वन और मोर ऑफ दैम, मतलब एक के अगेंस्ट या एक से ज़्यादा, मान लीजिए 5 ऑफेंसेस के चार्ज हैं, उनमें से 3 में कन्विक्शन
हो गया, ठीक है, एक में या उससे ज़्यादा में कन्विक्शन हो गया, तब क्या है, द कंप्लेनेंट, तब जो कंप्लेनेंट है मतलब जो शिकायत करता है, ठीक है, या फिर और द ऑफिसर कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन, या फिर वो ऑफिसर जो प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब ऑन बिहाफ ऑफ प्रोसिक्यूशन वर्क कर रहा है, मे विद द कंसेंट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की कंसेंट से, मतलब कंप्लेनेंट और प्रोसिक्यूशन ऑफिसर दोनों लोग कोर्ट की कंसेंट लेंगे, और फिर क्या होगा, अगर कोर्ट भी एग्री कर जाता है तो विथड्रॉ द रिमेनिंग चार्ज और चार्जेस, तो जो बाकी के चार्जेस हैं, मतलब जो चार्ज प्रूव हो गए और कन्विक्शन हो गया, बाकी मान लीजिए 1-2 ऑफेंसेस रह गए जिनके चार्ज प्रूव नहीं हो पाए, तो वो क्या करेंगे, विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट, प्रोसिक्यूशन और कंप्लेनेंट एग्री हो जाएंगे अगर, तो वो क्या करेंगे कि रिमेनिंग चार्जेस जो हैं वो विड्रॉ कर लेंगे, और द कोर्ट ऑफ इट्स ओन रिकॉर्ड में स्टे द इंक्वायरी इनटू, या फिर कोर्ट क्या करेगा अपने और द कोर्ट ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड में स्टे द इंक्वायरी इनटू, मतलब उन्होंने विड्रॉ कर लिया या फिर कोर्ट ने भी उन चार्जेस में इंक्वायरी रोक दी, स्टे कर दी, और ट्रायल ऑफ, या फिर उनका ट्रायल भी रोक दिया, सच चार्ज और चार्जेस एंड सच विथड्रॉल, मतलब ऐसा चार्ज या फिर ऐसे चार्जेस, मतलब एक है तो चार्ज, ज़्यादा है तो चार्जेस, एंड सच विथड्रॉल, और इस तरीके का विथड्रॉल, मतलब इस तरीके से जो वापस ले लिए गए चार्ज, शैल हैव द इफेक्ट ऑफ एन एक्विटल, मतलब इस तरीके से, जैसे कि मतलब कंप्लेनेंट के कहने से और या फिर प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के अनुसार, कोर्ट की कंसेंट से, या फिर कोर्ट ने उन चार्जेस में इंक्वायरी रोक दी, ट्रायल रोक दिया, तो ऐसे चार्जेस को जब विथड्रॉ कर लिया जाता है तो वो कैसा इफेक्ट रखेगा, वो इफेक्ट ऑफ एक्विटल रखेगा, उसका इफेक्ट क्या होगा कि वो एक्विट हो गए, ठीक है, दोष मुक्त हो गए, और सच चार्जेस, चार्ज और चार्जेस, मतलब ऐसे चार्जेस से जो विड्रॉ किए गए उनसे वो एक्विट हो गए, एक्विटल हो गया उनका, अनलेस द कन्विक्शन बी सेट असाइड, जब तक कि कन्विक्शन जो है वो सेट असाइड ना किया जाए, in which case the said court subject to the order of the court setting aside the conviction, मतलब in which case said, मतलब कि ऐसे केस में क्या होगा, सैड कोर्ट, मतलब वही कोर्ट जो जिस कोर्ट की ये बात चल रही है कि सब्जेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट सेटिंग असाइड द कन्विक्शन, अब कन्विक्शन सेटिंग असाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, जो कन्विक्शन है वो अपास्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो किसका मैटर है, वो सब्जेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट का मैटर है, जिस मतलब कि कहने का ये है कि जहाँ पर मतलब जो कोर्ट जो क्या किया है, मतलब जो चार्जेस जो उसने वापस ले लिए थे, जो अगर वापस ले लिए गए आरोप तो उनका प्रभाव क्या होगा, दोष मुक्ति होगा, किंतु लेकिन अगर क्या है कि वो जो दोष सिद्धि थी, वो जो कन्विक्शन था वो सेट असाइड कर दिया गया, ठीक है, और वो सेट असाइड करना कन्विक्शन को किसका सब्जेक्ट मैटर है, वो उस कोर्ट का सब्जेक्ट मैटर है, और अगर वो कन्विक्शन जो है सेट असाइड कर दिया गया तो कोर्ट उन वापस लिए हुए चार्जेस को विड्रॉ किए हुए चार्जेस के अगेंस्ट फिर से इंक्वायरी स्टार्ट कर सकता है, फिर से ट्रायल चला सकता है, ठीक है, तो दिस से सेक्शन 224 of chapter 17, that is related to charge. Now in this video lecture I have completed the whole chapter related to charge, ठीक है, if you see my last video lecture then you will find I have started this video lecture series from the beginning related to charge, so that it may be easy to understand कि what is charge and in which section charge has been explained, how many sections are there, एक एक सेक्शन मैंने कोशिश किया है कि एक्सप्लेन कर पाऊँ, सो दैट इट मे बी इजी टू अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ यू। सो आज के वीडियो में इतना ही, जल्द ही दूसरे वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।